हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे 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 विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए। तो जैसा कि हर महीना टेस्ट होता है, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, और हर महीना टेस्टवा का जो क्वेश्चनवा का आंसर होता है हम लोग मिलवाते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो चलिए, जो सितंबर महीना में आप लोगों ने टेस्ट दिया है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से एक एक क्वेश्चन को मिला लेते हैं। खूब बढ़िया से मिलाइएगा, ठीक है। आप सबका सब सही बनाए हैं, मुझे पता है। चलिए मिला लेते हैं। कल आइएगा तो कल शाम हम पूछबे करेंगे कि किनका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। मिलाना तो है नहीं है, आज समझना भी है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, इफ आई वर अ बर्ड आई डैश 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 फ्लाई इन द स्काई। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था कंडीशनल सेंटेंस है, वर आएगा तो उड को चिपका देंगे, बात खत्म, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आना तो अगर उड़ दिया रहता है तो वर को लेकर चले जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, लिसन 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 भर फोर, हेलो, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लिसन, राधा इज प्लेइंग द सितार। अच्छा, प्लेइंग है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इज। ओके, अगला देखिए, इतना बजने में इतना मिनट कम, कम है ना, यानी अभी बजा नहीं है तो टू के साथ जाएंगे, तो मिनट टू घंटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, वाई डू यू टेल अ लाई चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। इसको हमको पैसिव वॉइस में बदल देना है, ठीक है सर। तो डू या डज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब इसका पैसिव क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा रूप। तो इज एम आर प्लस वर्ब थ्री, तो ये बनाते हैं सर डब्ल्यू एच है, तो वाई तो पहले तो वाई रह जाएगा, ठीक है। वाई के बाद क्या आता है, माने डब्ल्यू एच के बाद क्या आता है, तो वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आता है ना, तो वाई के बाद क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अलाई सब्जेक्ट बनेगा ना। ध्यान दीजिएगा, फिलहाल इस पे ध्यान दीजिएगा। बी कहां से आया भाई, बीइंग कहां से आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आता ये, ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो वाई के बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया है, जो कि गलत है। वाई के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, फिर अलाई है, टोल्ड है, बाई यू है, ये तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। He said, मे गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ध्यान सुनिएगा। मे गॉड ब्लेस यू, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो गॉड शुरू में आ जाएंगे और मे को माइट में बदल दिया जाएगा। आइए देखते हैं कौन सा है सर। तो ही विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस यू, वाओ, यही वाला है सर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, she said what a beautiful flower it is, wow, what a beautiful flower it is। ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आपको बताया गया था, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ऐसे करके, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, अलग अलग। चलिए देखते हैं इसके लिए सबसे बेहतर इसमें कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच है, पढ़ते हैं। सी एक्सक्लेम्ड, अच्छा इसमें विथ करके कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो है ना, दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, सैड है तो वाज है, ठीक है सर। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए आगे भी देख लेते हैं सर। सी सैड इट वाज, गलत है। सी टोल्ड, गलत है। सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अच्छा, दैट इट इज ब्यूटीफुल, नहीं सर गलत है। हाँ, ब्यूटीफुल फ्लावर, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर होता तो नहीं सोच सकते थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स डैश डैश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। हाँ, ये सिंटेक्स का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आपको याद आ रहा है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, सिंटेक्स में मैंने ज्यादातर काम कर जाता है, पहले ट्रिकों से बना ले क्या, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें वर्ब का प्रयोग करना है सर, सभी को पता है, सिंगुलर और प्लूरल, ओके। चलिए, तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा वो मैं बाद में बता रहा हूँ, फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए। अच्छा, हैज क्या है, सिंगुलर है। हैव क्या है, प्लूरल है। इज क्या है, सिंगुलर है। वाज क्या है, सिंगुलर है। हम देख रहे हैं कि हैज भी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है, तो तीनों का तीनों सिंगुलर तो आएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फिलहाल अपने कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था, अगर परसेंट आए और द परसेंटेज आए, जो कि अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर परसेंट आता है तो प्लूरल वर्ब लेकर आता है, और द परसेंटेज आता है तो सिंगुलर वर्ब लेकर आता है, याद रखिएगा। तो अगला वाला जो सेंटेंस है, यानी अगला जो क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ द फेलियर्स डैश 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 हाई, तब परसेंटेज आया तो सिंगुलर ढूंढ लीजिए लो, सिंगुलर आर है कि हैव है कि वर है कि इज है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्रिक से जाएंगे तो इज सिंगुलर है, हाई प्लूरल, हाई प्लूरल, हाई प्लूरल, तो है ना, एगो अलग दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है द जूरी। हाँ, आपको बताया गया सर, जूरी आए, गवर्नमेंट आए, पिछले टेस्ट में भी वाला क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। कमिटी आए, इस टाइप के अगर वर्ड आते हैं तो इसमें सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है।
लेकिन बात इस पर निर्भर करता है कि हमने सेंटेंस जो पूरा का पूरा बनाया है इस सब्जेक्ट को सिंगुलर मान के बनाया है कि प्लूरल मान के बनाया है। अगर सिंगुलर मान के बनाए होंगे तो आगे जितने भी नाउन और प्रोनाउन आएंगे जो भी आएगा सिंगुलर में ही आएगा, और अगर प्लूरल मानकर बनाएंगे तो आगे जो भी आएगा सबका सब प्लूरल ही आएगा। आइए देखते हैं सर, द जूरी डैश 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 डिवाइडेड इन देयर प्लूरल ऑप्शंस प्लूरल आ गया ना, तो प्लूरल वर्ब ढूंढ लीजिए लोग, किधर है प्लूरल प्लूरल प्लूरल, ऑप्शन नंबर बी वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इज सिंगुलर, है सिंगुलर, वाज सिंगुलर, ट्रिक अनुसार ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगला है शिप आफ्टर शिप, जब किसी नाउन के बाद वही नाउन दोहराया जाए तो वर्ब कैसा होता है, बताइए कैसा होता है। भोर पड़ गया, मान लीजिए नहीं पता है कि हमको क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए तो ट्रिक से देख लेते हैं क्या होगा सर। वर्ब दिया है प्लूरल, वाज सिंगुलर दिया है, आर प्लूरल दिया है, हैव भी प्लूरल दिया है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है ना जब नाउन के बाद कोई नाउन को दोहराया जाता है तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, माने आपको भोर पड़ जाता है, हमको भोर पर नहीं पड़ा था सर, हमको याद था। ओके, बहुत हंसते हैं आप लोग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी तरह भी हो हमें क्वेश्चन टिक करने से मतलब है, ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, बात खत्म, चाहे याद पढ़ो या चाहे ना पढ़ो, सही होना चाहिए, बात खत्म। चलिए अगला है 11 नंबर, ही इज टू पुअर चेंज इनटू, अच्छा चेंज इनटू रिमूव टू, अच्छा चेंज तो गलत हो गया सर, तो इसको रिमूव, इसमें टू को रिमूव कर देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ही इज टू पुअर, तो ये तो सिंपल, इसके बाद टू के बाद डायरेक्ट ये क्या आ गया, वो एडजेक्टिव आ गया, तो क्या हो जाएगा सर, ही इज पुअरर देन, कौन सी, ही इज पुअरर देन, इट इज प्रॉपर, या ही शुड भी हो जाएगा। तो ढूंढ लेते हैं सर, ही वाज कहां से आ गया भाई, ही इज वेरी पुअर टू, गलत है, he is so poor that he cannot buy a book, हाँ इस पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं सर, he is poorer than he should be, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका बेस्ट ऑप्शन है। अगर वो नहीं होता इसमें ये अपने से जोड़ दिया गया है, कोई बात नहीं है सर, ये भी सही हो सकता था। ठीक है, याद रखिएगा लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन टाइप का है। ठीक है सर, डोंट आ गया, निगेटिव कमांड है, साथ ही साथ इंपरेटिव सेंटेंस, तो इंपरेटिव सेंटेंस में विल यू या वांट यू का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो डोंट आ गया तो निगेटिव है, तो क्वेश्चन टेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है हाउ फाइन डैश डैश दे इट इज एन ए द, अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या है सर, तो ये आर्टिकल्स का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए रहता है ए एंड द, नो आर्टिकल्स। चलिए इसमें देखते हैं क्या सर, हाउ फाइन डैश 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 दे इट इज, ये तो बहुत फेमस है सर, एक्सक्लेमेटरी में हम लोगों ने बार बार प्रयोग किया है, क्या क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वाओ, what a sight, wow, what a fine day, what fine a day, हाँ अ हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है one evening dash 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 beggar came to my house, one evening a beggar came to my house, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल्स के बारे में आपको पढ़ाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये तो बहुत फेमस है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है वाल्मीकि डैश डैश रामायण इज अ सेक्रेड बुक, ध्यान दीजिएगा, रामायण आ गया, ध्यान दीजिएगा, तो एक जाहिर सी बात है, पवित्र ग्रंथ का नाम है, एक किताब है पर्टिकुलर जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 100% लगेगा। ठीक है, अगला है ही इज यूरोपियन, यूरोपियन ध्यान दीजिएगा, एक नाउन है, तो यूरोपियन में क्या आ रहा है, य आ रहा है, य आ रहा है ना, आपको वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड बताया गया था, न कि लड़का खानी ई देख करके वोवेल आया एन को चिपका देंगे, ए ई आई ओ यू आएगा तो एन लगेगा, अब बाकी कॉन्सोनेंट आएगा तो क्या लगेगा, ए लगेगा, नहीं ई आया, य इसका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, तो लेकिन इसलिए इसका क्या होगा, इसमें ए भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है वंस देयर वाज अ किंग, वंस देयर वाज अ किंग, अगला है डॉक्टर एम एम झा इज डैश डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सिटी, यहाँ भी य आ रहा है, ये आएगा तो क्या हो जाएगा सर, अ हो जाएगा, डॉक्टर एम एम झा इज द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होगा सर, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि एम एम झा के बारे में जानते हैं तब ना बता रहे हैं कि वो कहाँ के प्रोफेसर हैं, तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इसका द सबसे बेस्ट है, डॉक्टर एम एम झा इज द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ओके, अगला है कश्मीर इज डैश डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए सर, दुर्लभ का संधि विच्छेद क्या होगा, दुर्लभ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुर्लभ का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए दुर्लभ, क्योंकि आधा र है, आपको बताया गया था, ध्यान दीजिएगा, दुर्लभ,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा दू, लव है तो लव, र ऊपर चढ़ जाएगा, दुर्लभ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए कौन सा स्वर है? ध्यान दीजिएगा भाई, ए और यही ए, कितने लोगों को लगता है कि यही ह्रस्व है और यही दीर्घ है, लेकिन नहीं, ह्रस्व मात्रा चारे गो है। ठीक है, एगो अ है, एगो ई है, एगो ऊ है, और ये को कौन है जल्दी बताइए, एगो री है। याद रखिए ह्रस्व स्वर है, बाकी जितने भी शब्द सब दीर्घ में आते हैं, तो ये कौन सा है? दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंछी पिंजरे से उड़ गया, उड़ गया तो अपदान में चला गया, उड़ गया कोई बात नहीं, से है तो कौन सा स्वर? तो अपदान कारक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माँ ने बेटे को प्यार दिया, हुआ, माँ ने बेटे को प्यार दिया, तो देने का भाव है तो क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, जलपान में कौन सा समास है? जल का पान का आया तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, महापुरुष, महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? वह क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है भाई। इसमें हम कर्म जोड़ सकते हैं, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नयन का तद्भव रूप क्या होगा? नयन, नयन माने आंख, आंख, तो नयन एक तत्सम शब्द है, तो इसका आंख हो जाएगा। नेत्र, लोचन, चक्षु, ये भी ऑलरेडी क्या है सर? तो तत्सम है, इसलिए इसका तद्भव क्या होगा? आंख होगा। वाक्य किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वाक्य के बारे में आपको बताया गया था, वाक्य किसे कहते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जी बिल्कुल कहते हैं, लेकिन नहीं, आप जिस स्टैंडर्ड में वहां पे नहीं कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अर्थपूर्ण शब्दों का समूह वही वाक्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो वाक्य का प्रकार नहीं है? विधिवाचक वाक्य का प्रकार है, प्रश्नवाचक भी वाक्य का प्रकार है, विस्मयादि बोधक भी वाक्य का प्रकार है, शब्दवाचक किसी प्रकार का भी वाक्य का प्रकार नहीं है सर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबे के ऐसे दो तार जिनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई कुछ भी हो। आप संदीप सर से पढ़ी लो। ठीक है, चलिए, तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। और पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने का ऑप्शन मिला लीजिए लो। ठीक है, और कल क्लास में आइए, बताइए आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, हम तो पूछबे करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो सबसे आगे फिजिक्स से क्वेश्चन मिलेंगे, फिर केमिस्ट्री के मिलेंगे, फिर मैथ के मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर ध्यान देंगे। तांबे के ऐसे दो तार जिनकी लंबाई और अर्धव्यास का अनुपात क्रमशः 4:1 तथा 1:4। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसे ध्यान से पढ़ते हैं और जो दिया इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है? तांबे के दो तार है। ठीक है, तो मान लेते हैं तांबे के दो तार है, तार 1 है और क्या है? तार 2 है। ठीक है, तो बोला गया कि लंबाई और अर्धव्यास के अनुपात, और ये देखिए, ये दोनों के लंबाई का अनुपात है, ये दोनों क्या है? अर्धव्यास त्रिज्या का अनुपात है। इसका लंबाई मान लेते हैं L1 है, इसका लंबाई L2 है, इसका त्रिज्या R1, इसका क्या है? R2 है। सवाल में क्या दिया है? दिया है L1/L2 का मान कितना दिया है? 4/1, और दिया है R1/R2 का मान, ये कितना दिया है? ये दिया है 1/4। ठीक है, बस इतना ही दिया गया है। बोला दोनों तारों पर समान बल आरोपित किया जाता है। अब इसमें एक और बात बोला है, दोनों तार पर समान बल, इस पर यदि हम F बल लगाए, इसमें कितना लगा रहे हैं? F बल लगा रहे हैं। दोनों पर समान बल आरोपित किया जाए तो दोनों तारों में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या होगा? हमें निकालना अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात निकालना। ठीक है, अब बताइए, हमें निकालना अनुदैर्ध्य विकृति, यानी सीधी सी बात है, सिर्फ विकृति लिखते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है विकृति तार 1 में बटा विकृति तार 2 में, यानी विकृति 1/विकृति 2 निकालना है। ठीक है, अब बताइए विकृति 1/विकृति 2 निकालना है, तो विकृति का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इसमें क्या दिया है? दोनों पर समान बल लग रहा है। ठीक है, और इसमें लंबाई और इसमें किसका बात किया गया है? त्रिज्या का बात किया गया। वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब थोड़ा सोच से निकाल सकते हैं। कैसे? तो याद हम लोग पढ़े थे लोग, गामा बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति, ये समझ सकते हैं लोग। विकृति इक्वल टू क्या होगा? प्रतिबल बटा गामा। सर गामा वाला फॉर्मूला क्यों लिए, रो वाला क्यों नहीं लिया, कापा वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया? देखिए, अनुदैर्ध्य विकृति की बात की है, तो अनुदैर्ध्य विकृति में प्रत्यस्था गुणक क्या होता है? गामा होता है। तो गामा बराबर क्या है? प्रतिबल बटा विकृति। विकृति बराबर क्या है? प्रतिबल बटा गामा। तो क्या इस विकृति 1 को हम लिख सकते हैं? प्रतिबल 1, तो प्रतिबल 1 ध्यान, इसे हम क्या लिख सकते हैं? प्रतिबल 1 बटा गामा, और नीचे क्या हो? विकृति 2 का फॉर्मूला क्या होगा? प्रतिबल 2 बटा गामा। सर दोनों में गामा सेम क्यों नहीं है? तो गामा जो होता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।
तो ये क्या है, दोनों के दोनों तांबा का तार है, तो तांबा का तार है, दोनों के लिए गामा का मान क्या होता है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे प्रतिबल 1/प्रतिबल 2, यानी सीधी सी बात हमें क्या निकालना है, प्रतिबल 1/प्रतिबल 2 का मान निकालना है। ठीक है, अब बताइए प्रतिबल 1/प्रतिबल 2 निकालना है, तो प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो प्रतिबल 1 का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स बाई एरिया, यानी एरिया ऑफ 1, और इसे क्या हो प्रतिबल 2, फोर्स बाई एरिया 2। अब दोनों में फोर्स सेम क्यों लिया, देखिए यहाँ पर दोनों में फोर्स क्या है सेम, तो फोर्स फोर्स कैंसिल, ये A2 ऊपर आएगा, यानी क्या गया यहाँ पे आ गया। चलिए इस बात हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ ध्यान देंगे, यानी हमको निकालना है A2/A1 का मान। ठीक है, अब बताइए A2/A1 निकालना है, तो A2 तो एरिया क्या होगा, तो जो तार होगा उसका त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या अनुप्रस्थ काट के एरिया निकाल सकते हैं, क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो A2 का क्या होगा पाई R2 स्क्वायर, और A1 क्या होगा पाई R1 स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल, यहाँ के R2/R1, और दोनों पे स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं R2/R1 का होल स्क्वायर। तो R2/R1 कितना होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ R1/R2 दिया है 1/4, तो R2/R1 क्या होगा 4/1 होगा, यानी यहाँ पे 4/1 का स्क्वायर, यानी 16/1, यानी 16:1 को दिया है। ऑप्शन नंबर बी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 31 से क्या होगा, बी होगा, बी टिक करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया पर प्रत्यास्थता सीमा में, प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत प्रतिबल किसके समानुपाती होता है, तो हम पढ़े प्रतिबल क्या होता है, विकृति के समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक करेंगे। विकृति के अनुक्रमानुपाती बोले समानुपाती बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। अगला क्वेश्चन, झील की तली की गहराई से आधी गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर दाब झील की तली पर दाब का 2/3 है। समझिए सवाल समझते क्या है, झील का बात किया गया। ठीक है, एक काम करते मान लेते हैं क्या है झील, ये क्या है झील है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ तक पानी है। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये क्या है झील का क्या है तली है, झील का क्या है तली। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, तो बोला गया इसमें झील की तली की गहराई से आधी गहराई पर, अब बताइए तली का गहराई यहाँ तक यानी पूरा है, और आधा गहराई यानी यहाँ पर होगा, यानी यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बोला गया इसमें आधी गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर दाब, अब इस पॉइंट पर जो प्रेशर है, तो प्रेशर क्या है, इसको मानते हैं प्रेशर 1, तो प्रेशर 1 का मान क्या है, झील की तली पर दाब का 2/3 गुना है, तो झील की तली यानी यहाँ पर दाब, तो यहाँ के प्रेशर को हम क्या मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं P2 मान लेते हैं। इसमें बोला गया P1 का मान क्या है, P2 का कितना गुना है 2/3 गुना है, यानी लिख सकते हैं 2/3 गुणे P2। अब यहाँ पे एक मिल गया एक स्टेटमेंट कि P1 इक्वल टू क्या हुआ 2/3 P2, जहाँ P1 क्या है, तो P1 है आधा गहराई पर दाब, और P2 क्या है पूरा तली पर दाब, यानी पूरा गहराई पर दाब। ठीक है, कितना दिया गया है, तो बोला गया इसमें झील की गहराई क्या होगी, हमें निकालना है पूरा झील की गहराई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ गहराई को हम मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं h, तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 2h हो जाएगा। तो हमें किसका मान निकालना है, हमें 2h का मान निकालना है, पूरा झील गहराई। यदि हम पूरा h मान देते हैं क्या होता है h/2 होता है, तो h/2 यानी फ्रैक्शन में आता है, तब चाहते नहीं फ्रैक्शन में आए, इसलिए हम इसको h मान लीजिए, क्या मान लिया 2h मान लिया। तो क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है 2h का वैल्यू क्या होगा, ये क्या है झील की गहराई। ठीक है, यानी सीधी सी बात है h का मान निकले तो सॉल्व बनेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब बताइए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो बताइए P1 क्या है, P1 तो P1 है इस पॉइंट पर प्रेशर, तो जल स्तंभ के कारण हम लोग दाब पढ़े थे, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब का फॉर्मूला होता है रो जी एच, जहां रो क्या होता है, रो होता है उस तरल का घनत्व, जी गुरुत्वीय त्वरण, एस होता है। ठीक है, लेकिन ये चूंकि ये क्या है पूरा खुला हुआ है, इसमें क्या होगा एयर का भी प्रेशर लगेगा, लगेगा ना, तो इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, ये तो होगा, और प्लस क्या होगा प्रेशर ऑफ एयर भी होगा। ठीक है, तो बताइए P1 का वैल्यू क्या होगा, इसमें P1 का मान क्या हुआ, ध्यान, यहाँ P1 का मान हो जाएगा रो जी एच, एच माने हाइट, कितना हाइट पर, एच हाइट पे, माने एच गहराई पर है तो एच, अब प्लस प्रेशर ऑफ एयर यानी पी ए, यहाँ 2/3 इंटू यहाँ पर P2 है, तो P2 का मान क्या है, यहाँ पर प्रेशर निकालना है, तो रो जी एच, एच माने हाइट यानी वही गहराई, तो कितना गहराई दिया 2h, तो लिख देंगे 2h, अब प्लस प्रेशर एक्सर्ट बाई किस एयर, यानी हवा द्वारा आरोपित दाब। ठीक है, तो इतना आएगा। अब इसी सेंटेंस को सॉल्व करना है, किसका मान निकालना है, हमें निकालना है एच का मान, क्योंकि एच निकलेगा तब यह किसका मान निकलेगा, 2h का मान निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा गया वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब यानी प्रेशर बाई एयर कितना होता है 10⁵ पास्कल, यानी 1 atm, और जल का घनत्व दिया है 10⁻³ kg/मीटर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना, चलिए सॉल्व करते हैं, तो कितना है यहाँ पर रो जी एच प्लस पी ए बराबर, एक काम करते हैं, चलिए इसे गुणा करते हैं, ये कितना है यहाँ पर देखिए, तो ये 2 दूना 4, 4 रो जी एच, अब बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 है तो 3, अब प्लस क्या हो यहाँ पर 2pa/3। ठीक है, एच वाला टर्म एक्साइड करते हैं, तो यहाँ क्या है रो जी एच है, अभी प्लस में रहते हैं माइनस हो जाते हैं, कितना हो जाएगा 4 रो जी एच, अब बटा में क्या होगा 3।
प्लस जो है तो माइनस हो जाते हैं, 2pa/3 माइनस p, ठीक है। तो कितना है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर सोल्व करते हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर कितना है, एलसीएम आएगा 3, यहाँ 3 में 4 यानी माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस रो जी एच बटा 3 बराबर, यहाँ देखिए कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 3 तो बटा में आएगा 3, और यहाँ कितना आएगा 3 यानी 2pa माइनस 3pa यानी कितना आएगा यहाँ पर माइनस pa, तो माइनस pa, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हमें निकालना किसका मान है, एज का मान। तो एज का फॉर्मूला यहाँ से कितना आ गया, प्रेशर बाई एयर बाई रो जी, ओके। अब बताइए प्रेशर बाई एयर कितना होता है, 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5, रो का मान कितना है, तो रो का मान दिया 10 की पावर 3, लिख देंगे 10 की पावर 3, और जी का मान कितना होता है 10, तो 10, ठीक है। तो कितना है 10 की पावर 5 बटा 10 की पावर 4 यानी 10, कितना गया 10, ये किसका मान आ गया, एच का मान आ गया, लेकिन हमें चाहिए 2 एच का मान, तो 2 इंटू एच का मान 10 यानी 10 में कितना गया 20, तो 20 मीटर, 20 मीटर कहीं दिया ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी है, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व के लिए सही संबंध कौन सा है, ठीक है। तो यदि प्रत्यास्थ ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू गामा इंटू विकृति स्क्वायर, ओके, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विकृति और प्रतिबल दिया है, बट यहाँ पर क्या है, विकृति है लेकिन प्रतिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं विकृति रखेंगे, इस गामा को हटाकर प्रतिबल लाएंगे, तो क्या गामा वाला फॉर्मूला याद है, तो हम पढ़े थे 1/2, गामा का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति, इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रतिबल बटा विकृति, और यहाँ पर क्या है इंटू विकृति स्क्वायर, विकृति स्क्वायर, यहाँ से विकृति से स्क्वायर खत्म, तो कितना गया 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। और भी किसी ऑप्शन में ए और बी दोनों या ऊपर सभी ऐसा कुछ नहीं दिया है ना, तो नहीं दिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, तो ए टिक कर दो, ओके। मान लीजिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा रहता ए और बी दोनों, तो क्या करना होता, बी भी चेक करना पड़ता, मान लीजिए यहाँ पर दिया होता उपयुक्त सभी, इसका मतलब क्या होगा आगे ऑप्शन चेक करना पड़ता है, ठीक है। बट इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, तो ए टिक कर दो। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान देंगे, सवाल यहाँ पर, यदि समान द्रव्यमान वाले दो द्रव जिनके घनत्व क्रमशः ρ1 और ρ2 है को मिलाया जाता है, मिश्रण का घनत्व क्या होगा, समझे अपने से। इसमें दो द्रव का बात किया गया है, एक द्रव 1 और एक द्रव 2, इसका घनत्व दिया है ρ1, इसका घनत्व दिया है ρ2, तो ρ1 का मान कितना दिया है, तो ρ1 का मान दिया 300 kg पर मीटर क्यूब, 300 ऐसा मात्रक में मात्रक नहीं लिया, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है ना। ρ2 का मान दिया 600 से लिए थे 600, ठीक है। ये भी किसमें दिया केजी पर मीटर क्यूब में, तो बोला दोनों को मिलाया जाता है, और इसमें बोला गया ऐसा द्रव्यमान सेम है, समान द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान यदि हम एम मान लेते, इसका भी द्रव्यमान क्या होगा एम होगा, दोनों का द्रव्यमान क्या है सेम है, तो बोला गया इसमें मिश्रण घनत्व क्या होगा, अच्छा यानी दोनों मिक्स करना है, पूरा इसको मिक्स कर दिए, तो इस मिश्रण का हमें बताना है घनत्व क्या होगा, तो रो ऑफ क्या बताना है, मिश्रण, ठीक है। अब देखिए कुछ समझ में नहीं आए तो जो निकालना से भिड़ जाते हैं, तो हमें क्या निकालना, मिश्रण घनत्व निकालना, ठीक है। तो जो निकालना से भिड़ेंगे लोग, तो बताइए मिश्रण के घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा, तो जिसका घनत्व निकालना उसका द्रव्यमान ऊपर जैसा द्रव्यमान लेंगे, मिश्रण का द्रव्यमान, तो बताइए जब दोनों को मिक्स करेंगे तो मिश्रण का द्रव्यमान कितना होगा, इसका द्रव्यमान है एम, इसका द्रव्यमान है एम, तो एम और एम कितना होगा 2m होगा। अब बटा में होता है आयतन, बटा में क्या होता है आयतन, तो इसमें द्रव्यमान समान दिया बट आयतन का बात तो समान नहीं ना किया है, तो मान लेते हैं द्रव 1 का आयतन था v1 और द्रव 2 का आयतन था v2, तो v1 प्लस हो गया। अब इसी लाइन को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो मिश्रण का घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा, मिश्रण का द्रव्यमान बटा मिश्रण का आयतन, इसका द्रव्यमान है इसका द्रव्यमान है, तो कुल द्रव्यमान 2m आ गया। अब बटा में आयतन चाहिए, इसका आयतन नहीं चाहिए, इसका आयतन मान लेते हैं v1, इसका आयतन मान लेते हैं v2, ठीक है। तो v1 प्लस v2। अब देखिए क्वेश्चन में v1 v2 का तो मान दिया नहीं है, तो नहीं दिया तो इसको हटाना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं से खोज कर इसको लाना पड़ेगा, v1 का मान v2 का मान। अब देखिए v1 v2 कहाँ से ला सकते हैं, तो सवाल में देखिए अब ρ1 और ρ2 का तो मान दिया है ना, अब यहाँ से इसको खोज कर लेंगे, तो बताइए चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ρ1 का फॉर्मूला क्या होगा, m बटा v1, कि देखिए यहाँ पर m दिया है, v1 दिया है, ρ1 दिया है, तीनों में रिलेशन क्या होगा, ये वाला रिलेशन होगा, तो यहाँ तो हमें चाहिए v1, तो बताइए यहाँ से v1 का फॉर्मूला क्या आएगा, v1 का फॉर्मूला v1 यहाँ कर दे तो ये यहाँ पर जाएगा, यानी सीधी सी बात है v1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर m बाई ρ1, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला ही बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर 2m बटा नीचे कितना है v1, तो v1 का फॉर्मूला क्या होगा, तो v1 का फॉर्मूला होगा m बटा ρ1 और प्लस इसका फॉर्मूला क्या होगा m बटा ρ2, ओके। अब यहाँ से m कॉमन ले ले, तो m कॉमन लेते हैं कितना आएगा 1 बाई ρ1 प्लस 1 बाई ρ2, और यहाँ पर क्या है 2m, तो m और m खत्म, इसका एलसीएम कितना आएगा नीचे ρ1 ρ2, और यहाँ कितना आएगा ρ2 प्लस ρ1, तो ρ2 प्लस ρ1
और ऊपर क्या है 2 है तो 2, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो कितना गया 2 रो 1 रो 2 बटा रो 1 प्लस रो 2 हो गया। तो क्या गया एक और एक तरह से क्या है फॉर्मूला ही आप इसको मतलब याद भी रख सकते हैं, नहीं याद है तब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है जब समान द्रव्यमान वाले दो द्रव को हम क्या करते हैं मिक्स करते हैं, दो द्रव को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद देखिए दोनों घनत्व क्या अलग अलग है, तो भिन्न भिन्न घनत्व वाले समान द्रव्यमान वाले दो द्रव को मिक्स करने पर मिश्रण का जो घनत्व होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है 2 रो 1 रो 2 बटा रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, अब देखिए सवाल में रो 1 रो 2 का मान दिया, तो रो 1 का मान दिया 300 और रो 2 का मान दिया 600, तो यहाँ रख देंगे। तो कितना दे दिया यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू कितना है रो 1 रो 2, तो रो 1 का मान है 300 रो 2 का मान है 600 और बटा में क्या हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2, तो कितना 300 600 900, क्या गया 900, कितना गया यहाँ पर 3 3 9 3 और 3 दूना 6 200, यानी 2 दूना कितना गया 400, इसका आंसर हुआ 400, 900 नंबर क्या हुआ सी, तो सिटी पर। ओके, यानी 400 केजी पर मीटर क्यूब। देखिए तो एक द्रव था इसका घनत्व 300 था, दूसरा 600 था, दोनों को मिक्स किए तो जो मिश्रण घनत्व है कितना गया 400 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि जब दो समान द्रव्यमान वाले भिन्न भिन्न घनत्व वाले द्रव को मिलाते हैं तो मिश्रण का घनत्व का फॉर्मूला ये वाला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पर रो 1 व रो 2 घनत्व के दो पदार्थ समान आयतन मिले। अच्छा अभी देखिए अभी क्वेश्चन में क्या था एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन, अभी हम लोग कौन क्वेश्चन बना रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन बनाए हैं ना, एक मिनट। अच्छा ये वाला एक मिनट आने के लिए यहाँ लिखा गया समान द्रव्यमान वाले, हम लोग समान द्रव्यमान वाला बनाए हैं और यही डेटा था, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा 400 केजी पर मीटर। ठीक है, अब देखिए यही सवाल एकदम इसी तरह है, बट जहां द्रव्यमान था क्या कर दिया आयतन, क्या कर दिया गया है आयतन, तो ध्यान देंगे क्या होगा। ठीक है, तो बोले दो यदि समान आयतन वाले दो द्रव जिन्हें घनत्व रो 1 और रो 2 हो मिलाया जाता है मिश्रण घनत्व क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर यहाँ भी वही बात किया गया द्रव 1 और द्रव 2, इसका घनत्व दिया है इसको रो 1, इसका घनत्व दिया है रो 2, रो 1 का मान कितना दिया है 300, रो 2 का मान कितना दिया है 600, बोला गया मिश्रण घनत्व क्या होगा, इसमें बोला गया समान आयतन यानी इसका आयतन भी तो इसका भी आयतन क्या होगा भी आयतन सेम है, तो बोला गया मिश्रण का घनत्व निकालना यानी रो ऑफ मिश्रण, तो जिसका घनत्व निकालना है तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो मिश्रण घनत्व यानी मिश्रण का द्रव्यमान बटा मिश्रण का आयतन। तो कैसे देखिए मिश्रण का द्रव्यमान दिया है तो इसका द्रव्यमान नहीं दिया है, लेकिन बोला है दोनों का आयतन सेम है, लेकिन द्रव्यमान का तो बात नहीं ना बोला सेम है, तो इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m1, इसका मान लेते हैं m2, तो यहाँ क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, अब बटा में कुल आयतन, तो इसका आयतन भी इसका आयतन भी, तो v और v क्या होगा 2v हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं अब बताइए m1 m2 हम अपने समान है, सवाल में तो दिया नहीं है, तो m1 का मान लाना होगा, तो कैसे लाएंगे सर, इसमें रो 1 दिया है और v दिया है, m1 नहीं दिया है, तो तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो रो का फॉर्मूला होता है m बटा v, हमें चाहिए m, तो m का फॉर्मूला रो इंटू वी, रो इंटू वी, रो इंटू वी, तो m1 का मान क्या होगा रो 1 इंटू वी, ये हो जाएगा रो 1 इंटू वी, और m2 का मान क्या हो जाएगा रो 2 इंटू वी और बटा में 2v, यहाँ से v कॉमन लेंगे तो v कॉमन लेते v भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है यहाँ पर रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। ठीक है, अब इसमें रो 1 का मान दिया है 300, रो 2 का मान दिया है 600, तो 300 प्लस 600 900 अब बटा में 2 कितना आएगा 450, तो 450 ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी कर दिया। ओके, चलिए ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या निष्कर्ष निकला, तो निष्कर्ष ये निकला, ध्यान देंगे जब भिन्न भिन्न घनत्व वाले और समान द्रव्यमान वाले दो द्रव को मिक्स करते हैं तो मिश्रण का घनत्व क्या होता है, तो मिश्रण घनत्व का फॉर्मूला होता है 2 रो 1 रो 2 बटा रो 1 प्लस रो 2, इसमें शर्त क्या था, तो समान द्रव्यमान, समान द्रव्यमान। ओके, अब मान लेते हैं कि समान आयतन को मिक्स करें तो रो मिश्रण का फॉर्मूला क्या होगा, तो रो मिश्रण का फॉर्मूला होगा रो 1 प्लस रो 2 बटा में क्या था 2। ओके, चलिए तो अब इसको क्या कर सकते हैं एज रिजल्ट याद कर सकते हैं, ये कब है जब किसमें मिला है समान आयतन में मिला है, समान आयतन, लेकिन हालांकि याद नहीं करना, आपको तरीका से बनाना है, आंसर आ जाएगा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन बनाया था समान आयतन, यानी क्वेश्चन नंबर 35 हो गया 36 हो गया। ठीक है, 37 देखते हैं, रो 1 व रो 2 घनत्व के दो पदार्थ समान आयतन में जाए तो मिश्रण घनत्व 4 इकाई हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया रो 1 व रो 2 घनत्व के दो पदार्थ समान आयतन में मिलाए जाए तो मिश्रण घनत्व कितना होता है 4 इकाई, समान आयतन में मिलाए तब समान आयतन में मिलाने का फॉर्मूला क्या होता है रो मिश्रण का, ये होता है। चलिए तो इसमें क्या दे दिया, तो मिश्रण घनत्व दिया है 4, ये देखिए रो मिश्रण कितना दिया है 4, लेकिन इसमें क्या समान है समान आयतन,
समान आयतन वाला केस में मिश्रण घनत्व कितना दिया है 4 दिया। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला इसका फॉर्मूला क्या दिया, तो रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 लिख सकते हैं सर, रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 इक्वल टू 4, जैसे लिख सकते हैं रो 1 प्लस रो 2 बराबर 8। अब देखिए इस डेटा से आपको रो 1 रो 2 का मान निकला, नहीं निकला, ना ही रो 1 का ना ही रो 2 का, दोनों में रिलेशन निकला, दोनों में क्या निकला, रिलेशन निकला। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लेते हैं समीकरण 1। अब रो 1 रो 2 में रिलेशन निकला, हो सकता है रो 1 का मान 5 हो तो इसका मान 3, इसका मान 6 हो तो इसका मान 2, इसका मान 7 इसका मान, ये तो पता है जोगफल 8 आएगा। तो देखिए तो ऑप्शन देखिए कौन छठ रहा है, देखिए यहाँ 6 2 8, ठीक है 18 है, ठीक है, यहाँ 3 5 8, अच्छा यहाँ भी 18 है, यहाँ 12 4 16, ये तो कोनो कीमत तो नहीं होगा, क्योंकि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो ये कन्फर्म है ऑप्शन ए होगा या बी होगा। अब बी आ गया, दोनों में कोई एक होगा, अब कौन सही है, तो आगे देखते हैं कोई और कंडीशन दिया हुआ है, दिया है जब इनको समान द्रव्यमान में मिलाया जाए तो मिश्रण घनत्व कितना हो जाता है 3, कितने इकाई हो जाता है 3 इकाई हो जाता है। अच्छा समान द्रव्यमान, तो बताइए समान द्रव्यमान में मिलाने पर मिश्रण घनत्व दिया है 3, तो बताइए समान द्रव्यमान की स्थिति में मिश्रण का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए इस वाला है, अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है 2 रो 1 रो 2 बटा रो 1 प्लस रो 2, ठीक है। ये कब, जब समान द्रव्यमान मिलाए तब। तो इस स्थिति में घनत्व दिया है 3, ये नहीं देंगे, तो सोल्व करते हैं। अब देखिए 2 है तो 2 रो 1 रो 2 मान तो दिया, रो 1 प्लस रो 2 का मान कितना है, देखिए तो समीकरण 1 में रो 1 प्लस रो 2 का मान दिया है 8, यहाँ लिख देंगे बराबर कितना है, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया 2 चौका 8 4 3 12, तो रो 1 रो 2 का मान कितना आ गया 12, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 को हल करें आंसर आ जाएगा। कैसे हल करेंगे, यहाँ से रो 1 का मान निकाल दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो रो 2 वाले सिर्फ आएगा इक्वेशन, उसे सॉल्व होकर रो 2 का मान निकालेंगे। अब ये वो मान निकला दूसरा निकाल सकते, ठीक है, बट आप सॉल्व कर नहीं सकते नहीं, कैसे, कि हमको सही ऑप्शन तक जाना है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन सी तक कैंसिल था, या तो ऑप्शन ए ना तो बी, और दोनों कैंसिल हुआ तो ऑप्शन नंबर डी। अब कौन सा ये चेक करते हैं, तो इसे पता लगा जोड़ने पर 8 आना चाहिए, और इसे पता लगा गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12। देखिए तो 6 दूना कितना आता है 12, बढ़ क्या 3 इंटू 5 बार आता नहीं आता है, कैंसिल हो गया। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा 8 80 का। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। अब ध्यान देंगे 38 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर, किसी ग्रह के उपग्रह का द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के आधे हैं। अच्छा ध्यान देंगे, किसी ग्रह का द्रव्यमान ये भी क्या है आधा, किसकी तुलना में, पृथ्वी की तुलना में। त्रिज्या भी क्या है, ये भी आधा, तो बोला गया दोनों आधा है। इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण इतना देगा, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, उस ग्रह या उपग्रह जो भी है उस पर हमें निकालना है किसका, गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी का मान निकालना है, ठीक है। तो जी निकालना है, तो जी का फॉर्मूला क्या होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताइए पृथ्वी के लिए इसका मान कितना होता है 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिर्फ हम ये पता कर ले कि उस उपग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कितना गुना होता है, सवाल बन सकता है। तो सवाल में क्या दिया, द्रव्यमान आधा, अच्छा यानी एम का मान बोला है आधा, तो इसको 1/2 कर दो, बटा है तो बटा, त्रिज्या भी करना है आधा यानी 1/2, क्योंकि त्रिज्या में स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना गया यहाँ पर 1/2, यहाँ पर आ गया 1/4, तो 2 दूना अच्छा, तो ऊपर आएगा 2 यानी 2 गुना। इसका मतलब क्या हुआ, उस उपग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 2 गुना होगा। तो 2 गुना, तो पृथ्वी का है 9.8, इसका 2 गुना कितना होगा 8 दूना 16, 9 दूना 18, 19, यानी 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या बचती है, तो सीटी कर दिया। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्तिकार मार्ग में घूमने वाले कण के लिए कोणीय विस्थापन का समीकरण इतना है, जहां थीटा रेडियन में तथा टी सेकेंड में, यानी सही मात्रक में है दोनों। तो बोला गया टी बराबर 2 सेकेंड, यहाँ पर होगा 2 सेकेंड पर कण का कोणीय वेग क्या होगा, ठीक है। चलिए हमें निकालना है कोणीय वेग। अब देखिए थीटा दिया है, कोणीय वेग यानी ओमेगा निकालना है। अब देखिए जब थीटा दिया रहता है और थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है, समय के साथ चेंज कर रहा है, ठीक है, यानी अलग अलग समय पर थीटा का मान अलग अलग है। तो अब ओमेगा का मान निकालना है, तो देखिए थीटा और ओमेगा में क्या रिलेशन है, तो हम लोग पढ़े हैं लोग, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। और हम इसका मान कब निकालना है, टी बराबर 2 सेकेंड पर, टी बराबर 2 सेकेंड पर निकालना है, ये क्या होगा, ठीक है। तो ये तो बात स्पष्ट है, थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ओमेगा मिलता है, क्या मिलता है ओमेगा। तो बताइए थीटा का मान इतना है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 दूना 6 टी स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 0.5 डी क्या होगा 0.5, ये आ गया ओमेगा। तो ओमेगा मात्रा क्या होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब ये हमें कब निकालना है, टी बराबर 2 सेकेंड पर, तो जहां जहां टी है वहां 2 कर देंगे, क्या कर देंगे 2, तो कितना सेकेंड, तो 6 गुणे टी का मान 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 0.5, तो 2 दूना 4, 6 चौका 24, 24 प्लस 0.5 यानी कि 24.5 रेडियन पर सेकेंड। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो 50। ओके चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए, यानी रेलगाड़ी के नाम है ए, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से किसी दिशा में गतिशील है। यहाँ तक पढ़ के हमें क्या मिला? तो एक रेलगाड़ी है, कितना मीटर लंबी है? 120 मीटर। चलिए ये मानते हैं क्या है? एक रेलगाड़ी, ठीक है, 120 मीटर लंबी, और बोला गया 20 मीटर पर सेकेंड वेग से किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में, किधर चला दे? चलिए मान लेते हैं इसमें इधर चला, इधर चला जाता है। कितना स्पीड से जा रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। फिर बोला गया है एक अन्य रेलगाड़ी भी जो 130 मीटर लंबी है विपरीत दिशा में। अच्छा, विपरीत दिशा में, मान एक ट्रेन यहाँ पर है, कितना मीटर लंबी है? 130 मीटर लंबी है। अब विपरीत दिशा नहीं, इधर जा रहा है तो इधर आएगा, ठीक है। तो ये कितना स्पीड से आ रही है? 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो बोला गया यहाँ पर यदि यह पहली ट्रेन ए को कितने समय में पार कर लेगी। अब सवाल ये दिया है, अच्छा तो ये इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, जब इधर से आएगा तो इस ट्रेन को पार करेगा, तो बोला कितना देर में इसको पार कर देगा, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन अपेक्षित गति वाला, रिलेटिव मोशन वाला, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसका याद कीजिए, इसका दो तरीका से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे आसान तरीका क्या था? तो हमें निकालना क्या, यह इसको कितना देर में पार करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रोक देंगे। तो सर कैसे रोकेंगे? इसके सापेक्ष से रुका हुआ कब प्रतीत होगा? तो ध्यान देंगे। अब बताइए ये इधर जा रहा है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब इसको रोकना है तो यदि हम इसको इधर स्पीड दे 20 मीटर पर सेकेंड, ये रुक जाएगा। तो जो काम इसको करेंगे वही काम इसको करेंगे, यानी इधर भी कितना स्पीड होगा? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस ट्रेन के सापेक्ष, ट्रेन ए के सापेक्ष ट्रेन के बी का वेग कितना होगा? तो 30 20 50 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा? 50 मीटर पर सेकेंड। यानी इसमें इस ट्रेन का चाल कितना आ गया? यू का मान आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि एक का मान 400 जा रहा है तो ए का मान 0 होगा, इसका भी त्वरण 0, इसका भी त्वरण 0, तो इसका त्वरण इसके सापेक्ष 0 ही होगा, यानी ए का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो यू दिया है, ए दिया है, ठीक है। अब बताइए ये तो मान लीजिए रुक गया, अब ये इधर आ रहा है, तो इसको ये पार करेगा, तो पार करने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा? तो मान लीजिए यहाँ पर है, अभी जब इसको ये पार करना है तो इतना दूरी तो कवर करना पड़ेगा 120 मीटर, साथ साथ क्या होगा? अपना लंबाई भी कवर करना पड़ेगा। यानी विस्थापन कितना होगा इसमें? 120 प्लस 130, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 2 5 यानी 250 मीटर, ठीक है। तो हमें निकालना कि इसमें कितना देर में पार, टी का मान निकालना, टी का मान निकालना, टी का मान। तो किस फॉर्मूला में सब देखिए, तो हमने पढ़े हैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो लिखते हैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। एस का मान कितना है? तो एस का मान दिया है 250, 250। यू का मान कितना दिया है? तो यू का मान दिया है 50, तो 50। टी का मान नहीं पता रहने देते हैं। अब प्लस ए का मान दिया है 0, तो पूरा टर्म 0 हो गया, 0 यानी खत्म हो गया, ठीक है। इसको खत्म करते हैं। अब बताइए यहाँ से कितना है? 0 से 0 खत्म है, यहाँ 5 बचे 25, यानी टी का मान है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर 1 मिनट, 5 सेकेंड। कोई बात नहीं, जब 5 सेकेंड रहे, अब इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब ये सही है गलत है क्या जांच करेंगे? तो चलिए चेक करते हैं, यह ट्रेन 5 सेकंड में कहाँ जाएगा, कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। अब बताइए तो 30 20 50, 50 की स्पीड से 5 सेकंड में कितना आएगा? 150 मीटर, एक मिनट, 50 मीटर पर सेकंड के पास 250 होगा ना, 250 मीटर, सही बात है, 250 मीटर कवर कर लेगा, सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए यानी फिजिक्स से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या शुरू होता है? केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होता है, ध्यान देंगे। सवाल यहाँ दिया प्रोपेनॉल एवं प्रोपेनोन द्वारा किस प्रकार की समयोता दर्शाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया क्रियात्मक समय होता है, बी दिया है मध्य होता है, सी दिया चले होता है, टोटोमेरिज्म दिया है, और डी दिया है चेन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समय होता है। अब देखिए सभी ऑप्शन में समय होता लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों के दोनों का अणुसूत्र सेम होगा, तभी ना समवही होंगे, तो अणुसूत्र सेम हो गया। अब कौन से समवही ये चेक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया क्रियात्मक समय होता है। बताइए क्रियात्मक समय होता कब होता है? जब दोनों कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप क्या हो? अलग अलग। तो बताइए प्रोपेनॉल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड यानी CHO। और इसका क्या होता है? प्रोपेनॉन का कीटोन, कीटोन यानी C डबल बॉन्ड O, ये वाला होगा। तो दोनों का क्रियात्मक समूह अलग, यानी कौन समवही है? ऑप्शन नंबर 1 क्रियात्मक समवही है। ये कौन समवही दिखाएंगे? क्रियात्मक समवही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान देंगे। सवाल दिया यहाँ पर सहसंयोजी गुण का बढ़ता हुआ सही क्रम है। ऑप्शन ए दिया है LiCl से अधिक, NaCl का NaCl से अधिक, BaCl का, ठीक है। अब सहसंयोजी गुण किसका अधिक किसका कम, कैसे तुलना करते हैं? तो आयनिक यौगिक को सहसंयोजी गुण की तुलना हम लोग फजान के नियम से करते हैं। तो फजान के नियम के अनुसार सबसे पहला नियम क्या पढ़ते हैं? तो सहसंयोजी गुण जो होता है ना, आवेश के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? आवेश। तो पहले तो डिसीजन, ठीक है। अब बताइए इसमें यहाँ Cl Cl Cl, तो इसमें सभी में रिडायन सेम है,
तो रिडाइन अब ECl का चार्ज -1 -1 -1, रिडाइन का चार्ज तो सेम है, तो रिडाइन के चार्ज से आप नहीं कर सकते। अब धनायन की बात करते हैं, तो Li का क्या होगा, +1 होगा, Na का +1, अब B का +2। अच्छा +2 यदि कंफर्म में B वाला अधिक होगा, ये तो खैर ठीक है, अब इन दोनों में तुलना करना पड़ेगा। अब देखिए B का कम कहते हैं, तो ये तो गलती हो गया, क्या BCl2 का तो कंफर्म इन दोनों से अधिक होगा, इसमें अधिक दिया ही नहीं हो सकता है, इसमें कम है नहीं, तो कंफर्म है ऑप्शन नंबर बी और डी गया, या तो ए होगा नहीं तो सी होगा। कौन होगा, चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। तो बताइए LiCl और NaCl में कौन अधिक सहसंयोजी है, तो स्टेप नंबर 1 आवेश, आवेश वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया, क्योंकि Li का +1 Na का +1, Cl का -1 Cl का -1। अब चार्ज वाला खत्म। अब बताइए अब आकार वाला आते हैं, तो इस दोनों में रिडायन सेम है, तो रिडायन से चेक कर नहीं पाएंगे, धनायन चेक करेंगे। तो याद कीजिए धनायन का आवेश बढ़ने से साइज बढ़ता है, तो हम लोग पढ़े थे धनायन के साइज कम होने पर सहसंयोजक गुण अधिक होता है। तो बताइए इसमें किसका साइज अधिक है, Li का कि Na का, तो Li का साइज कम है, जब साइज कम तो सहसंयोजक गुण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो धनायन के साइज घटने से सहसंयोजक गुण बढ़ता है, तो कम तो सहसंयोजक गुण ज्यादा, तो इसमें ज्यादा दिया नहीं, इसमें तो बोल रहा है कम है, तो यानी गलत हो गया। जब ऑप्शन नंबर ए गलत तो कौन बचा, सी तो सही होगा। कैसे, देखिए इसका साइज क्या है, इसे कम है, तो साइज कम तो सहसंयोजक गुण ज्यादा, अब बी का तो ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, +2 चार्ज है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी तो सी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला सवाल दिया है 4.4 ग्राम अज्ञात गैस एसटीपी पर 2.24 लीटर आयतन घेरती है, गैस हो सकती है। ऐसा बताना है एक गैस है इतना ग्राम है, एसटीपी पर इतना लीटर आयतन घेरती है, वो गैस क्या हो सकता है। ऐसा बताइए एसटीपी पर इतना लीटर आयतन घेरने का मतलब वो गैस कितना है, उस गैस का कितना मोल होगा। तो मोल का फॉर्मूला याद है, पढ़े थे लोग, दिया गया आयतन, आयतन कितना दिया है 2.24 बटा 22.4, तो यहाँ लिख देंगे 22.4, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1/10, 1/10, ठीक है। इसका मैंने क्या हुआ, 1/10 मोल होगा, जो भी गैस हो उस गैस का 1/10 मोल होगा। अब उसका द्रव्यमान दिया है 4.4 ग्राम, तब वो चेक करना है 4.4 ग्राम में इनमें कौन गैस है जिसका मोल कितना आएगा, 1/10 मोल आएगा। अब द्रव्यमान दिया है, मोल निकालना, चलिए इसका मोल निकालते हैं। तो देखिए 4.4 ग्राम में इसका मोल कितना आएगा, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो 4.4 इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, नाइट्रोजन में 14, 14 दूना 28 प्लस ऑक्सीजन का 16, 8 6 14 का 4 हाथ से 1 2 1 3 1 4 44 0.80, यानी ये भी कितना गया 1/10, 1/10 यानी राइट N2O इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो N2O हो सकता है। अब इसमें देखिए एक मिल गया ना, तो आगे देखते हैं ऑप्शन, तो यहाँ लिखा है ए और सी दोनों, यदि ऐसा नहीं रहता ना तो हम ऑप्शन नंबर 80 को आगे बढ़ देते हैं। तो इसका मैंने आपको सी भी चेक करना होगा, क्या वाकई में सी, यदि सी नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर ए सही, और सी हुआ तो ऑप्शन नंबर डी सही। तो चलिए चेक करते हैं CO2, तो CO2 का निकालिए मोल, तो मोल का फॉर्मूला दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान 4.4, अब बट इसका मोलर मास कितना हो, तो कार्बन का होगा 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32, अब 32 12 44, यानी ये भी कितना रहा 1/10, यानी ये भी और ये भी दोनों के दोनों कंडीशन पूरा कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी करो, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान देंगे। सवाल क्या दिया यहाँ पर, सवाल दिया है यहाँ पर, यदि इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम तथा नियोन के नाभिक प्रकाश के वेग से गतिमान है, प्रकाश के वेग यानी उनका चाल सी है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी सीधी सी बात है सबका वेग एक समान है। इन कणों से जुड़ी तरंगदैर्ध्य का मान, अच्छा अब बताइए कोई गतिशील कण से, कोई गतिशील द्रव्य कण है उसे जुड़ा तरंगदैर्ध्य क्या होता है, द्रव्य तरंग पढ़े चलो याद है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। तो बताइए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर, तो लैम्डा इक्वल होता है h/p, जहां p संवेग है, संवेग को हम लिख सकते हैं mv, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या है यहाँ पर, आपसे ऑर्डर पूछा गया है किसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा, किसका तरंगदैर्ध्य कम, ठीक है। हमें इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम और नियोन में तुलना करना है कि किसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा हो, जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा, ठीक है। तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है h/m, ठीक है। अब बताइए सबका वेग एक समान है, तो v तो कांस्टेंट है और s कांस्टेंट होता है, तो जब ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हो गया तो इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है, ये दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब ये दोनों कांस्टेंट हो गया इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी जब m अधिक तो लेमडा कम। तो सीधी सी बात है यदि द्रव्यमान का ऑर्डर पता है तो आप तरंगदैर्ध्य का ऑर्डर बता सकते हैं, वो क्या होगा, द्रव्यमान का उल्टा होगा, ठीक है। तो चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका लेमडा कम। ऑप्शन ए बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा, तो बताइए तरंगदैर्ध्य ज्यादा होने के लिए m क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, m कम, द्रव्यमान कम होना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम और नियोन सबसे कम द्रव्यमान किसका है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन में क्या, अच्छा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें कोई प्रोटॉन नहीं है ना, हाइड्रोजन में वो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन भाई भारी होता है। हीलियम में क्या है, तो हीलियम का द्रव्यमान 4 प्रोटॉन के बराबर होता है,
पढ़े लोग, हीलियम यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, यानी 4 गो। सर इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी 2 गो प्रोटॉन 2 गो न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है, इसको आप सीधे बोल सकते हैं 4u। 4u का मतलब लगभग 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। नियोन का तो सबसे ज्यादा होता है, नियोन का द्रव्यमान क्या हो सबसे ज्यादा होगा। इसमें नियोन में क्या होता है, तो पता चला नियोन परमाणु संख्या कितना है 10, तो इसे पता लगा इसमें 10 को प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन भी तो होंगे ना। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे अधिक द्रव्यमान इसका है, तो जब द्रव्यमान सबसे अधिक, तो जब द्रव्यमान अधिक तो लेमडा सबसे कम होगा, इसमें तरंग सबसे कम होगा, सही बात है यहाँ तक। तो उससे कम द्रव्यमान इसका, देखिए यहाँ पर द्रव्यमान अधिक तो कम, एक मिनट, सबसे कम द्रव्यमान तो सबसे अधिक, फिर अधिक, यानी सही ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्यों ए होगा, सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, तो जब द्रव्यमान सबसे कम तो लेमडा सबसे अधिक, अधिक दिया है। सर इधर द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो जब द्रव्यमान बढ़ रहा है तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही था। आपको आगे ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप चेक नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, हेलो एल्केन को, अच्छा अब यहाँ से आ गया क्वेश्चन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, या तो ये पढ़े चलो 12 का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। ये सवाल यहाँ पर, हेलो एल्केन को और किस नाम से जाना जाता है। एल्किल हेलाइड, सामान्य नाम एल्किल हेलाइड होता है, तो ऑप्शन दिया है एल्काइल हेलाइड। जी हिंदी में एल्किल हेलाइड लिखते हैं, उसे इंग्लिश में एल्काइल हेलाइड में पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 कर दो। अगला क्वेश्चन, क्लोरो एल्केन की एल्कोहलिक केओएच से क्रिया कराने पर क्या होता है। अच्छा क्लोरो एल्केन बोला है, आरसीएल। अभी देखिए यहाँ पर केओएच अभिक्रिया, जब केओएच अभिक्रिया कराते हैं ना, तो यह अभिक्रिया 2 टाइप से हो सकता है। एक होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पढ़ते हैं अभिक्रिया की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एक होता है विलोपन अभिक्रिया। तो सर वो कैसे पता करेंगे, तो रिएजेंट की प्रकृति पर। यदि ये दिया है एल्कोहलिक, तो एल्कोहलिक दिया है तो क्या होगा, विलोपन अभिक्रिया होगा। विलोपन से क्या बनता है, एल्किन बनता है। क्या बनता है, एल्किन बनता है। यदि ये दिया होता है KOH एक्वस, तो जब एक्वस दिया रहता तो क्या होता है, तो जब एक्वस यानी जलीय होता ना, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन यानी यहाँ एल्कोहल क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर दिया है एल्कोहलिक KOH, इसका मतलब एल्कोहल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एल्किन बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करो। ओके, यदि होता जलीय तो क्या होता, ऑप्शन नंबर ए होता, क्या होता ऑप्शन नंबर ए। बट यहाँ एल्कोहलिक, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 सवाल दिया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर दिया है, एल्कोहल को क्लोरो एल्केन में बदलने के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है। अब हमारे पास एल्कोहल है, क्लोरो एल्केन में बदलना है, यानी आपको आरसीएल बनाना है, तो कंफर्म यहाँ पे एक ऐसा रिएजेंट लेंगे जो इसको सीएल दे सके। तो पीसीएल पाइप, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 कर। हालांकि हम लोग पढ़े भी थे लोग, पीसीएल पाइप रिएजेंट के रूप में काम करता है, थायमिल क्लोराइड काम करता है, बहुत सारे केसेस पढ़े थे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 80 कर। अगला सवाल यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया यानी नाभिकीय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति हेलाइड की क्रियाशीलता का आदेश। अच्छा यहाँ पर एक मिनट, ऑर्डर रहेगा यानी क्रम क्या है, ठीक है कोई बात। तब देखिए कौन हेलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो सबसे आसानी से बॉन्ड टूटता है आरआई का, तो सबसे अधिक क्रियाशील आरआई, फिर आरबीएल, फिर आरसीएल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 कर दो। ओके अगला सवाल यहाँ पर, निम्न में से कौन एक बहु हेलोजन यौगिक है। बहु हेलोजन यौगिक माने क्या होगा, एक से अधिक हेलोजन परमाणु। तो वैसे क्या बोलते हैं, वैसे हेलाइड जिनमें क्या हो, एक अणु में एक से अधिक हेलोजन परमाणु, तो क्या बोलेंगे, बहु हेलोजन यौगिक को बोलेंगे। तो ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म उसमें क्या होता है, CH3। सही बात है, इसमें 3 गो सीएल है एक अणु में, लेकिन बहु हेलोजन है। आगे भी चेक करते हैं, तो आगे तो कोई ऐसा नहीं दिया, ए और बी दोनों इनमें से सब, इन ऑप्शन नंबर ए हुआ, तो ए टिक कर दें। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र है, तो क्या होता है, RMgX, जहां आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है, एक्स क्या है, हेलोजन परमाणु होता है। तो ऑप्शन ने दिया RMgCl, सीएल तो हेलोजन परमाणु है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बट आगे भी देख लेना, कहीं नहीं लिखा है ए और बी दोनों, या इनमें से सभी, तो नहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 कर दें। अगला क्वेश्चन सवाल यहाँ पर दिया है, SN1 अभिक्रिया के लिए उपयुक्त सबस्ट्रेट है, यानी क्रियाधार है। तो SN1 अभिक्रिया कौन बेहतर तरीके से देता है, याद हम लोग पढ़े थे, SN1 के लिए ऑर्डर क्या था, तो 3 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सर 3 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, कि 3 डिग्री जो कार्ब धनायन बनता है सबसे अधिक स्टेबल होता है। SN1 अभिक्रिया 2 चरणों में होता है, SN1 में कार्ब धनायन बनता है, यदि कार्ब धनायन अधिक स्टेबल तो रिएक्शन आसानी से होगा। तो 3 डिग्री सबसे अधिक क्या होता है, रिएक्टिव होता है, किसके प्रति, SN1 के लिए। तो ऑप्शन है दिया मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3Cl, ये कितना डिग्री, 1 डिग्री। तो 1, ये तो SN1 के लिए उतना रिएक्टिव है नहीं। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में क्या हुआ, में ये वाला होता है, यहाँ CH3 CH3 CH3,
ठीक है। तो ये है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब तो ये वाला क्या है, तो ये 3 डिग्री है, तो वाकई में 3 डिग्री ही क्या होगा, सबसे अधिक रिएक्टिव होगा। ऑप्शन और क्या होगा बी, तो बीटी कर देंगे। ये क्यों नहीं होगा, तो इथाइल क्लोराइड कुछ ऐसा है, ये भी कितना है 1 डिग्री है। बाइनिल क्लोराइड क्या होता है, इस तरह होता है, ये वाला सी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, नियोपेंटाइल क्लोराइड का वर्ग किस प्रकार का, नियोपेंटाइल ध्यान देंगे, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ये आ गया नियोपेंटाइल। ये क्या है नियोपेंटाइल। अब यहाँ क्या बोला गया है क्लोराइड, यहाँ से लगा। अब देखिए किस वर्ग का है, ठीक है। ऑप्शन ने दिया है प्राथमिक, बी दिया, द्वितीयक, सी दिया, तृतीयक, डी दिया, क्वाटरनरी। यानी बताना है ये जो ये एल्किल हैलाइड है यह कैसा है, प्राथमिक है यानी 1 डिग्री की, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो Cl जिस कार्बन जुड़े, कार्बन कितना कार्बन एक जुड़ा यानी 1 डिग्री है, यानी ओवरऑल क्या है प्राथमिक हैलाइड यानी 1 डिग्री है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, तो 80 कर। ओके, अगला सवाल, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या होता है CHCl3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर। ऊर्ज अभिक्रिया में हेलो एल्केन की क्रिया किसके साथ होती है, तो पढ़ते जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में किसे कराते हैं, सोडियम से कराते हैं। इसे कराते हैं लोग सोडियम से कराते हैं, तो क्या बनता है उस्तर एल्केन का निर्माण होता है। इसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया बोलते हैं। तो अब इसमें बोला किसके साथ कराते हैं, तो ऑप्शन ने दिया सोडियम धातु, बी दिया पोटेशियम धातु, सी दिया कैल्शियम, डी दिया तांबा। तो क्या सोडियम, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 ध्यान देंगे। सवाल दिया यहाँ पर SN1 अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है। ऑप्शन ए दिया है कार्बोधनायन मध्यवर्ती, बी संक्रमण अवस्था, सी मुक्त मूलक, डी कार्बोडायन। तो हम लोग पढ़ते हैं SN1 अभिक्रिया 2 चरण में होता है। पहला स्टेप में क्या बनता है कार्बोधनायन बनता है मध्यवर्ती के रूप में, ठीक है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर। संक्रमण अवस्था कहाँ प्राप्त हुआ था, SN2 क्रिया विधि प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया SN2 अभिक्रिया में क्या विशेषता है। ऑप्शन ए दिया एक चरणीय अभिक्रिया, 2 चरणीय अभिक्रिया, 3 चरणीय, कोई मध्यवर्ती नहीं, ठीक है। तो यह कैसा होता है एक चरणीय अभिक्रिया होता है, यानी एक ही स्टेप में पूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर। अगला क्वेश्चन दिया कौन सा यौगिक एक प्राथमिक हेलो एल्केन का उदाहरण है। प्राथमिक हेलो एल्केन यानी 1 डिग्री हेलो एल्केन। तो देखिए यहाँ ये वाला तो 1 डिग्री होगा, सही है। ये वाला कितना है देखिए, तो ये कार्बन 3 यानी 3 डिग्री है। इसमें देखिए तो इसमें ऐसा Cl यहाँ जुड़ा है, इधर कार्बन इधर कार्बन, ये 2 डिग्री है। और ये क्या है बेंजीन रिंग है, ध्यान देंगे ये बेंजीन रिंग है कुछ ऐसा, और यहाँ पे क्या है Cl है। ये कार्बन 2 कार्बन यानी कितना है 2 डिग्री। इसमें बोला गया प्राथमिक, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर। ओके, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन सा अभिक्रिया SN1 मैकेनिज्म के अनुसार होता है। तो SN1 तो याद कीजिए SN1 SN2 पहचानने का उपाय क्या था, तो सबसे पहले स्टेप था हम देखेंगे क्या बोलते हैं ये जो होता है ना 1 डिग्री की 2 3 डिग्री। तो SN1 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है 3 डिग्री, क्या होता है 3 डिग्री। ये वाला क्या है 1 डिग्री तो होगा नहीं। ये देखिए कितना दिया ये 3 डिग्री। अब जब 3 डिग्री दिया है तब अगला स्टेप चेक करते हैं। तो अगला स्टेप क्या था, देखिए एक तो है 3 डिग्री दिया है, ये तो बता रहा है SN1 होगा, तो यही सब टिक कर सकते हैं। बट यहाँ देखिए H2O दिया है, तो ये भी क्या है एक अभिकर्मक है। ये दुर्बल अभिकर्मक में आता है कि प्रबल अभिकर्मक में, मैंने दुर्बल नाभिक रागी कि प्रबल नाभिक रागी, दुर्बल नाभिक रागी। तो दुर्बल वाला से क्या होता है SN1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बीटी कर दीजिए। सर ये क्यों नहीं होगा, तो ये प्रबल नाभिक रागी, ये भी प्रबल नाभिक रागी, ये भी प्रबल नाभिक रागी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बीटी कर दीजिए। बट आप स्टेप वाइज चलेंगे, पहले का स्टेप यही है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, SN1 है तो 3 डिग्री को, इसलिए हम 3 डिग्री वाला ही टिक करेंगे, इसको भी देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं यहाँ पर कौन सा यौगिक हेलो एरिन का उदाहरण है। हेलो एरिन, ये तो हेलो एरिन है नहीं, यही है। देखिए तो C6H5 क्या है एराइल ग्रुप है, ये ऐसा लिखे या इसको ऐसे लिखे, बातें क्या है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी कर। चलिए तो यहाँ क्या होता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्या होता है खत्म। अब आगे यहाँ से मैथ क्वेश्चन। चलिए तो ध्यान देंगे मैथ का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ क्या दिया है, एन अर्न कंटेंट्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, ठीक है। यहाँ बोले एक अर्न में क्या है 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बॉल है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के 2 बॉल निकालना है। तो बोल रहे द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ आर ब्लैक, इसमें 1 बाई 1 2 बॉल निकालना है, मान लीजिए वो बॉल निकाले, इसको रिप्लेस नहीं करना है, फिर दूसरा बॉल निकालना है, ठीक है। तो बोले प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लैक, समझ में नहीं। तो एक अर्न है, इसमें क्या है 10 ब्लैक बॉल है और क्या है 5 व्हाइट बॉल, 5 व्हाइट बॉल। अब 1 बाई 1 2 बॉल निकाल रहे हैं, तो इसे बोला गया है बोथ आर ब्लैक। हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, बोथ मैंने अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए पहला बॉल निकालें तो पहला बॉल को इवेंट E1 मान लेते हैं, दूसरा बॉल को इवेंट E2 मान लेते हैं,
या पहला इवेंट को ई मान लेते हैं, दूसरा को एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला बॉल निकाले उसका ब्लैक होना, क्या होना, ब्लैक होना, उसको इवेंट ई मान लेते हैं। दूसरा बॉल निकाले उसका भी ब्लैक होना, उसको इवेंट ई एफ मान लेते हैं, एफ। तो दोनों हो, यानी आपको निकालना पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो पी ऑफ ई, आगे कोई वो घटना घटा होगा, तो मान लीजिए ई घटा, तो पी ऑफ ई, तो जहाँ ई क्या है, पहला, देखिए पहला बॉल क्या हो, ब्लैक, और दूसरा भी फिर ब्लैक दिया, तो दूसरा क्या कहना, पी ऑफ एफ, अब कब, जब ई हो चुका हो तब। तो पी ऑफ ई क्या होगा, देखिए यहाँ बोला गया क्या, फर्स्ट बॉल निकाले क्या हो, ब्लैक हो। ई क्या था, ई था फर्स्ट बॉल निकाले और क्या हो, ब्लैक हो। तो बताइए इसमें फर्स्ट बॉल निकाले, अब ब्लैक होने की प्रायिकता, तो ब्लैक होने की प्रायिकता, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है इसमें, 10, अब बटा नंबर ऑफ टोटल बॉल, टोटल कितना है 15, तो यहाँ 15। अब देखिए ब्लैक बॉल निकाल कर यहाँ रख दीजिए, जब यहाँ से ब्लैक बॉल निकाल देंगे तो क्या बचेगा, इसमें से निकाले तो इवेंट ई था, अब यहाँ 9 ब्लैक बॉल बचेगा, 5 व्हाइट बॉल बचेगा, तो ये आ गया इवेंट एफ। तो इवेंट एफ क्या है, तो यहाँ से ब्लैक बॉल निकालना, यहाँ से ब्लैक बॉल निकालना, तो यहाँ से ब्लैक बॉल निकालने का प्रक्रिया क्या होगा, तो ब्लैक बॉल की संख्या है कितना है, 9, अब बटा में कुल बॉल कितना है, 9 5 14 है, 14, ठीक है। ये कितना गया, 3 3 का 9, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 7 14, यानी 3/7, 3/7 इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 मिनट, 1 मिनट, बोथ आर ब्लैक, तो पहला ब्लैक क्या क्या होगा, 10/15, और दूसरा क्या होगा, 9/14, सही है यहाँ पे। तो कितना गया यहाँ पर, मान लीजिए 5 दूना 10, 5 3 15, 3 3 का 9, 200, 3/7 होगा, 3/7, 3/7 पहले ही दिया है, यानी से सभी ऑप्शन क्या है गलत, इसका आंसर क्या होगा बाबू, 3/7 या 3/7, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52। अब बताइए कुल से कितने पते होते हैं, 52 पते होते हैं, इसमें कितने कार्ड, 3 कार्ड निकालना है। द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 आर किंग्स एंड थर्ड इज एनएस, पहले का 2 किंग हो, ठीक है, यानी आपको निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले का किंग हो, दूसरा भी किंग हो, और तीसरा क्या हो, तीसरा एक हो, ये मान लेते हैं। इसमें क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बताइए 52 पता है, इसमें एगो पता निकाले किंग होने की प्रक्रिया क्या होगा, तो बताइए किंग कुल कितने थे, कितने, 4, अब बटा में कितना है 52 इंटू, अब इस किंग को हम यहाँ रख दिया, यहाँ देखिए लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है, देखिए अब जो निकाले उसको रख दिया। अब यहाँ कितना पता बचा, 51 पता, कितना बचा 51, 51 में कितने किंग दिखाई दे रहे हैं, 3, तो 3/51, अब उसको भी साइड कर दो, कुल कितना पता है 52 पता है, 50 पता, कितना बचे बचे 50, अब क्या निकालना है, एक, अब तो 50 में कुल कितना इक्का बचा है, 4, या लिख देंगे 4, अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए काटते हैं इसे, कितना है यहाँ, ये 2 दूना 4, ये 26 दूना 52, एक 13 का 52 से काट देंगे, ये कितना गया 4 को 13 का 52, ठीक है। ये कितना गया यहाँ पर, यहाँ आगे 2 दूना 4, 25 दूना 50, अब नहीं कटेगा ना, 3 दूना 6, 6 इतने, यानी इसको मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए मल्टीप्लाई करता है, तो कितना गया, 13 को 3 हाथ 3 1, 13 5 65, 65 65 1 66, इतना गया, इंटू क्या करना है 25, यहाँ 25, तो कितना यहाँ पर 25 3 75, 5 3 15, 5 7 3 1, 6 5 30 1 31, 6 5 30, 30 3 33, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, कितना यहाँ 5 6 1 7, 3 2 5, 3 3 6 1, कितना यहाँ पर 16 5 7 5, एक मिनट, चाहे ऑप्शन में नहीं पड़ रहा, 16 5 7 5, 16 5 7 5, 6 कटेगा, ऐसे सब में ऊपर 1 लिखा है, कटेगा क्या, देखते हैं, कटेगा भी नहीं, कितना है यहाँ पर 6 दूना 12, तो 2, तो कहीं इसमें 2 दिया है, देखिए तो 2 दिया भी नहीं है, यानी इसके भी सभी ऑप्शन क्या है, गलत, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, प्रोसेस पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर, और डाई इज थ्रोन, एक डाई क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है, फिर जाता है। अब इसमें इवेंट ई क्या है, तो मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। अब देखिए जब डाई फेंकने का बात है, तो डाई फेंकने पर सिंपल स्पेस क्या बनेगा, तो सिंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6, बहुत इतना ही संभावना बन सकता है। ई क्या है, ई, तो ई बोला गया है इसमें मल्टीपल ऑफ 3, इसमें 3 के मल्टीपल क्या है, एक 3 है और एक 6 हो गया। एफ क्या है, एफ इवन नंबर की बात किया था, एफ इसमें क्या है, इवन नंबर, इवन कौन इसमें 2 4 6, बस इतना दिया है। इसके बाद बोला गया है देन पी ऑफ, हमें निकालना है ई बाई एफ,
ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ। इसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज बीन ऑकर्ड, यानी इवेंट एफ हो चुका है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, यदि इसमें नंबर पता चले, इसमें देखिए नंबर ऑफ ई क्या है 2, नंबर ऑफ एफ कितना है इतना है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए, तो इंटरसेक्शन एफ क्या हो इसमें देखिए, तो कोई कॉमन है मात्र 6 बचे, यानी 6 आ गया। तो इसका आप लिख सकते हैं फॉर्मूला पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बटा पी ऑफ एफ, या नंबर के टर्म लिख सकते हैं नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एफ। अब इसमें इंटरसेक्शन एफ में कितना एलिमेंट दिया है 1, और एफ में कितना दिया है, एफ में 3, तो 3 यानी 1 बटा 3 होगा, 1 बटा 3 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो क्या करें ऑप्शन नंबर बी टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, और डाई इज थ्रोन ई मल्टीपल ऑफ 3 एफ इवन नंबर, ऐसा उसी से बन जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, देन ई एंड एफ आर, अब बताना है ई और एफ क्या होंगे, ई और एफ क्या होंगे। ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट, बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ सी। चेक करते हैं, तो सिंपल स्पेस क्या था, वही था 1 2 3 4 5 6। इवेंट ई क्या है, तो ई बोला है मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल यानी 3 और 6 है। और इसमें एफ क्या है, तो एफ इसमें दिया गया है इवन नंबर यानी 2 4 6, तो मतलब इसमें इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, कितना है यहाँ पर 6। ठीक है, अब बताइए इसमें पहला बात बोला है इंडिपेंडेंट, अब बताइए इंडिपेंडेंट कब होता है, तो इंडिपेंडेंट का शर्त होता है, क्या शर्त होता है, तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान किससे बराबर आ जाए, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, यदि इसके बराबर होगा तो इंडिपेंडेंट होगा। एक्सक्लूसिव का शर्त क्या होता है, तो इंटरसेक्शन फाई आ जाता है, देखिए कहीं इंटरसेक्शन फाई है नहीं ना है, तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ चला गया, जब ये खत्म तो ये भी खत्म, तब नॉन ऑफ दिस दिया, इसका मतलब आपको चेक करना पड़ेगा है कि नहीं है। ठीक है, तब चेक करते हैं, तो अब इसलिए निकाला पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, निकाल दी कितना है, तो इसका इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, ये कितना दिया यहाँ पर 1, अब बटा में देखिए तो सिंपल में कितना है 6, तो 6 यानी 1 बटा 6 आ गया। अब हम निकालेंगे पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, तो देखिए पी ऑफ ई क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ई, तो ई में कितना एलिमेंट है 2, अब बटा में सिंपल में कितना है 6, इंटू एफ, एफ में कितना एलिमेंट है 3, सिंपल में कितना है 6, तो कितना यहाँ पर 2 3 6 और 3 3 खत्म, यानी 1 बटा 6 आ गया। तो हम देख रहे हैं दोनों का दोनों क्या आ गया बराबर है, जो दोनों बराबर यानी क्या है इंडिपेंडेंट है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक करो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया यहाँ पर, सवाल यहाँ पर दिया गया है एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब एक डाई को कितना बार फेंक रहे हैं, 2 बार, कितना बार फेंक रहे हैं 2 बार, तो बताइए इस स्थिति में सिंपल क्या बनेगा, तो एक बार में क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 या 6, दूसरा बार फेंके तो फिर यही आ सकता है, तो क्रॉस लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो बताइए इसका इसका यदि हम सेट बनाए तो इसमें कितने पेयर बनेंगे, टोटल 36 बनेगा। हम लोग पढ़े थे ना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यानी कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, वही है यहाँ पर। ठीक है, बोल रहा है अब इसमें इवेंट ए क्या है, तो ऑड ऑन फर्स्ट थ्रो। अब बताइए इसमें ए में क्या बोला गया है, तो फर्स्ट थ्रो में ऑड है, तो फर्स्ट में फिक्स कर दिया ऑड, तो ऑड में हो सकता है 1 3 5 और कोई पॉसिबिलिटी, सेकंड में कंडीशन नहीं लगा, यानी सेकंड कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 5 6 हो सकता है। ठीक है, फिर बोला बी क्या है, तो बी बोल रहा है ऑड ऑन सेकंड थ्रो, सेकंड पे ऑड हो यानी फर्स्ट पे कुछ भी हो सकता है, सेकंड पे क्या हो ऑड, ऑड में क्या सकता है 1 3 5। ठीक है, इतना दिया है, तो बोल रहा है इसमें देन पी ए इंटरसेक्शन बी, हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब ये निकालना है तो आपको इसमें ए इंटरसेक्शन ए दिया है बी दिया है, ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालते सॉल्व बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो बताइए इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो अब तो सोचिए दोनों में कॉमन क्या हो, दोनों में, ठीक है। अब बताइए इसमें बोल रहा है पहिलका पर पक्का क्या होना चाहिए ऑड, अब इसमें पहिलका में ऑड, तो इसमें पहिलका में जो ऑड होगा वही ना कॉमन में आएगा, तो इसमें कंफर्म ही आएगा 1 3 5 क्रॉस। दूसरा में यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ऑड बोला है, इसमें ऑड वाला ही आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 3 5। ठीक है, हमें क्या निकालना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो बताइए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट 3 3 का 9, अब बटा सिंपल स्पेस में कितने होंगे 6 6 36, यानी आगे 1 बटा 4 9 36, यानी 1 बटा 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए 80। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। If A and B are independent, then P at least one of A और B। अच्छा A और B, तो A और B का मतलब क्या होता है, इसमें बोला गया है कम से कम A या B, A या B हो, यानी इसमें दोनों का बात किया है, किसका बात किया गया है, दोनों का बात किया गया है। ठीक है,
खाली हम लोग देख लिए पढ़े भी थे लोग, प्रूफ किए चलो याद है। ए और बी जब इंडिपेंडेंट हो तो पी ऑफ एटलीस्ट ए और बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर सी 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। तो जब याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तब निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ई और एफ के इंडिपेंडेंट, तो ई और एफ डैश इसको प्रूफ किया चलो। जब ई और एफ इंडिपेंडेंट होंगे तो ई और एफ डैश भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 85। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। पी ऑफ ए बराबर इतना, पी ऑफ बी बराबर इतना, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन पी ऑफ ए यूनियन बी। जानेंगे हमें निकालना पी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, चलिए अब देखिए पी ऑफ ए कितना दिया है 0.3, ध्यान दीजिए 0.3। पी ऑफ बी कितना दिया है 0.2, ध्यान दीजिए 0.2। सर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया, नहीं दिया है ना। अब नहीं दिया तो इसमें क्या दिया, इसमें बोला है ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो जब इंडिपेंडेंट है तो बताइए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। यहाँ से मान निकाल लेंगे लोग, तो पी ऑफ ए कितना है 0.3, 0.3 इंटू पी ऑफ बी कितना है 0.2, 0.2 कितना गया 3 दूना 6 यानी 0.06, 0.06 सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 2 5 यानी 0.5 यानी 0 कर लें 0.06, तो कितना गया 10 में 6 हो गया 4, 4 0 यानी 0.44, 0.44 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 80 कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सवाल यहाँ दिया है इफ पी ऑफ ई बराबर 0.6, पी ऑफ ए बराबर 0.3, ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी 0.2, तो पी ऑफ ई बाई एफ। अच्छा, तो पी ऑफ ई बाई एफ निकालने से फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी ऑफ एफ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया है, तो पी ऑफ एफ दिया है सर 0.3, 0.3, क्या इसका वैल्यू दिया है, देखिए तो इसमें इंटरसेक्शन ऐसे दिया है तो हो गया इजीली बन गया 0.2, ध्यान दीजिए 0.2, तो कितना गया 2/3, तो 2 ऐसा पॉइंट में दिया है कितना गया 3 भागे 2 0 यानी 0.66 चलते रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे 0.666 राउंड ऑफ करेंगे, ये 5 से बढ़ाते हटाएंगे तो यहाँ 6 है तो क्या कर देंगे 7 से क्या कर देंगे 7, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करोगे। अगला क्वेश्चन सवाल दिया यहाँ पर इफ पी ऑफ ए बराबर इतना, पी ऑफ बी बराबर इतना एंड पी ऑफ बी बाई ए इतना, तो पी ऑफ ए बी। अच्छा, अब याद कीजिए पी ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या होता है, हम ऐसा लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। अब बताइए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा पी ऑफ ए प्लस पी, एक मिनट, अच्छा इसमें ये दिया है ना बी बाई ए, ओके तो काम करते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाते हैं, तो क्या होगा पी ऑफ ए इंटू, अब ए घटना हो चुका, बी का प्रयत्न निकालना है, तो पी ऑफ बी बाई ए लिख सकते हैं। इसमें क्या बी का निकालना प्रयत्न कब, जब ए हो चुका है तो। अब इसमें पी ऑफ ए कितना दिया है, तो सर पी ऑफ ए दिया 0.8 से 0.8 इंटू बी बाई ए कितना दिया, बी बाई ए 0.4 से 0.4, तो कितना गया 8 चौका 32 यानी 0.32। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया यहाँ पर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, कितने कॉइन टॉस किए जाते हैं 3 को कॉइन, ठीक है। ई एट लीस्ट 2 हेड, एफ बोल रहा है एटमोस्ट 2 हेड, देन पी ऑफ ई बाई एफ। अच्छा, अब बताइए 3 को कॉइन टॉस करना है तो इसमें सिंपल स्टेज क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। चलिए तो इसका सोल्यूशन यहाँ देखते हैं, सिंपल स्टेज क्या बनेगा यहाँ पर, तो 3 को कॉइन तो हो सकता है याद कीजिए, इसको कैसे लिखना सीखे, तो दो वाला याद होता है कैसे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये तो आपको याद होगा। फिर इसी को सेम लिख देंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब एक बार क्या करेंगे सबके लास्ट में हेड लगा देंगे, माने चारों के लास्ट में हेड है, चारों के लास्ट में क्या लगा देंगे टेल। अब इसको आराम से बना भी सकते हैं, ठीक है। ये आ गया सिंपल स्टेप। अब देखिए इसमें इवेंट ई क्या दिया है, ऐसे यहाँ पर सवाल है एटलीस्ट 2 हेड, ओके इसमें इवेंट ई क्या है, यहाँ लिखते हैं इवेंट एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हो, इसका मतलब क्या हुआ कम से कम 2 हो, अधिक हो चलेगा, अधिक हो चलेगा। तो क्या इसमें 2 हेड है तो लिख लेंगे हेड हेड हेड। सर इसमें 2 हेड है, हेड टेल हेड, इसमें है, क्या इसमें 2 हेड है नहीं है, कम से कम 2 होने चाहिए, खत्म। इसमें है तो लिख लेंगे, इसमें नहीं है, अब कोई नहीं है तो खत्म हो गया। अब यहाँ बोला गया एफ क्या है एटमोस्ट 2 हेड, अब एफ क्या है अधिकतम 2 हेड, एटमोस्ट एन अधिकतम, तो मान आप ऐसे बोले आप अधिकतम 2 गलती कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप गलती करेंगे, 2 गलती करना है, हो सकता है एक भी गलती ना करे, हो सकता है एक गलती करे, तो एक भी गलती नहीं की वो भी उस कंडीशन में आएगा।
एक गलती की वो भी आएगा, दो गलती की, लेकिन जहां से तीन गलती की यानी आपने नियम ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ बोला गया एट मोस्ट टू हेड, इसका मैंने क्या हुआ, अधिकतम दो गो हेड हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या ये वाला होगा, नहीं होगा, क्यों, इसमें तीन गो हेड है, इसमें दो गो हेड होगा, हेड टेल है, इसमें है, ये दो गलती वाला देख लो भाई, टेल ये वो गलती किया है तो आएगा, ये हेड हेड टेल, ये क्या है, हेड टेल टेल, इसमें वो गलती वाला है, ये क्या है, टेल हेड टेल, ये क्या है, जीरो गलती, हेड को हमने गलती मान लिया, अब बोला गया था कि अधिकतम दो गलती कर सकते हैं, ये बेचारे एक भी गलती नहीं किया, ये भी उस लिस्ट में आएगा। ओके, चलो इसमें क्या बोला गया, इसमें तो बोला गया इसमें देन पी ऑफ ई बाई एफ, हमें निकालना है पी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एफ। अब देखिए इंटरसेक्शन एफ, इसके लिए आपको इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा, तो देखिए इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, इसमें हेड 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 के, इसमें देखिए हेड हेड है नहीं है तो खत्म, यहाँ हेड टेल हेड इसमें है, ये भी वाला इसमें है, देखिए तो टेल हेड हेड, हेड हेड टेल ये भी है, यानी तीनों कॉमन है, यानी इसका मान कितना आ गया, तीन आ गया। अब बटा में नंबर ऑफ एफ, एफ में को है 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 3 बटा 7 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, अच्छा यहाँ दो कॉइन का बात किया गया, ठीक है, यानी ये वाला नहीं, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 सवाल दिया यहाँ पर, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तो जब दो को कॉइन को टॉस करें तो सिंपल स्पेस क्या बनेगा, हो सकता है सर हेड हेड हो, हेड टेल हो, टेल हेड हो, या टेल टेल हो, ठीक है। तो बोला गया यहाँ पर ई क्या है, ई इवेंट क्या है, तो नो टेल्स अपीयर, तो ई बोल रहा है एक भी टेल नहीं होना चाहिए था, हो सकता है हेड हेड हो, अच्छा नो टेल यानी टेल नहीं होना चाहिए, तो हो गया, यानी एक ही बनेगा, टेल होना ही नहीं चाहिए तो हेड हेड। एफ क्या बोल रहा है, नो हेड, नो हेड अपीयर, हेड नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ क्या शर्त है, टेल टेल आएगा, ये कहने ले सकते हैं सर इसमें हेड है, इसमें हेड है, ये सही है। ओके, ई और एफ आ गया, तो इसमें क्या निकालना है, पी ऑफ ई बाई एफ, तो पी ऑफ ई बाई एफ निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एफ। अब बताइए इंटरसेक्शन, ये दोनों में कुछ कॉमन है नहीं ना है, इसका नंबर जीरो, जीरो बाई समथिंग क्या होगा, जीरो, इसका आंसर आएगा जीरो, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 करोड़, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर, और डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, अब एक डाई को 3 बार, कितना बार फेंक रहे हैं, 3 बार। अब बताइए इस स्थिति में सिंपल स्पेस क्या बनेंगे, एक बार फेंके तो 1 2 3 4 5 6, दोबारा फेंके तो यही आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तीसरा टाइम भी यही आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें बताइए नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी 3 बार 6 गुणा, यानी 6 का पावर 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला गया इसमें ओके डन, ये सिंपल स्पेस आ गया। ई क्या है, 4 ऑन थर्ड टॉस, अब इवेंट ई जो है क्या फिक्स कर दिया कि तीसरा टॉस पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, यानी पहला में कुछ हो सकता है 1 2 कहाँ तक 6 तक, दूसरा में भी क्या हो सकता है 1 2 कहाँ तक 6 तक, लेकिन तीसरा में फिक्स कर दिया, तीसरा में क्या फिक्स कर दिया कि 4 ऑन थर्ड टॉस, इस पर 4 ही होना चाहिए, ठीक है। अब एफ की बात करते हैं, एफ क्या है, तो एफ में बोला गया है 6 एंड 5 ऑन फर्स्ट 2 टॉस, तो पहले का पर क्या 6 और दूसरा पर क्या 5, तो पहला दूसरा फिक्स कर दिया, तो तीसरा कुछ हो सकता है 1 2 कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए तो बस इतना ही डेटा दिया गया, बोला गया पी ऑफ ई बाई एफ निकालना, तो निकालना तो भिड़ेंगे लोग, तो हमें निकालना है पी ऑफ ई बाई एफ, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एफ। अब बताइए नंबर ऑफ एफ, तो एफ में कितना आएगा, 1 गुणे 1 गुणे 6, यानी 6 आ गया। इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तो ई और एफ में कितना क्या कॉमन है बताइए, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 6, ओके। इसमें क्या कॉमन है, इसमें मात्र 5 तो 5, इसमें क्या कॉमन है 4, तो बताइए 1 गुणे 1 गुणे, यानी इसमें मात्र एक एलिमेंट कॉमन आएगा, 6 का 5 का 4, तो इसमें 1 आ गया, नहीं कितना आएगा 1 बटा 6, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 84। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, सवाल क्या दिया यहाँ पर, मदर फादर एंड सन लाइन ऑफ रेंडमली, अच्छा मदर फादर सन लाइन ऑफ रेंडमली, एक लाइन में रेंडमली खेला हो रहा है, यानी कोई इधर उधर हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इवेंट ई क्या है, तो बोल रहा है इसमें कि सन एट 1 एंड एफ क्या है, फादर इन मिडिल, देन पी ऑफ ई बाई एफ। अब बताइए लाइन अप करना, हो सकता है कि पहले मदर हो फिर फादर फिर सन, चलिए मदर को फिक्स करते हैं, पहला स्थान मदर रखते हैं, ऐसा तो हो सकता है मदर पहला स्थान पर, तो दूसरा पर सन, तीसरा पर फादर, एक ये हो सकता है, सिंपल स्पेस क्या बनेगा, एक ये हो सकता है, एक हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो एक काम करते हैं पहला स्थान पर फादर बुलाते हैं, जब पहला पर फादर है तो हो सकता है यहाँ पर मदर हो या सन हो,
पहला वो फादर रखे, हो सकता है यहाँ पर सन हो रही है, यहाँ पर क्या हो मदर हो, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो हो सकता है सन को पहले आते हैं, ये हमारे सन ला दिए तो हो सकता है यहाँ पर फादर हो, यहाँ पर क्या हो मदर हो, पहला वो सन को फिक्स कर दिया, हो सकता है मदर हो या फादर, और कोई पॉसिबिलिटी सर, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, ये आ गया सिंपल है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया है, तो इवेंट ई क्या बोल रहा है, सन एट वन इंड, अब एक इंड पर सन है, यानी बेटा यहाँ पर एक इंड पे है, अब इंड पॉइंट 2 होता है, तो इधर नहीं तो इधर, तो मात्र 2 ही पॉसिबिलिटी होता है इंड पॉइंट में, तो इवेंट ई क्या बोल रहा है, सन होना चाहिए इंड पॉइंट पर, अब 1 बाई 1 चेक कीजिए, इसमें इंड पॉइंट पर सन है सर, है तो इसको लिख लेंगे मदर फादर सन, तो इसमें कोई सन है इंड पॉइंट बनाइए, तो ये वाला नहीं आएगा, इसमें है तो इसको लिख लेंगे फादर मदर सन, देखिए इसमें है नहीं है, इसमें है तो लिख लेंगे सन फादर, मुझे पता है आप बिना देखे भी सोच के बता सकते हैं कि इंड पॉइंट पे लिखना, इसमें 4 ही पॉसिबिलिटी आएगा, हो सकता है पहला इंड पॉइंट पर सन हो तो यहाँ मदर फिक्स कर देते हैं, यहाँ फादर कर देते हैं मदर, दो लास्ट में रखे तो वो 2 कैसे, तो 4, लेकिन आप इसमें देख देख के भी लिख सकते हैं, और कहाँ पर है, यहाँ पर है सन मदर फादर। ठीक है, अब चलिए इसमें इफ क्या दिया, फादर इन मिडिल, अब बोल रहा है कि फादर को मिडिल में रखना है, आप इसको बिना देखे भी लिख सकते हैं, बोले कैसे, मैं जब बीच में फादर कर दूं तो हो सकता है यहाँ पर मदर हो, यहाँ पर सन हो सकता है सर, बीच में फादर है तो यहाँ पर सन और मदर हो, क्या और भी पॉसिबिलिटी है, नहीं ना है, अब देख कर भी लिखे तो यही 2 आएगा, बोलिए कैसे, बीच में फादर तो ये वाला आ गया, और ये कहाँ बीच में फादर लिखे तो यहाँ पर लिखे गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन देख देकर पॉइंट बना दिया। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना हमें, पी ऑफ ई बाई एफ निकालना। अच्छा बताइए पी ऑफ ई बाई एफ फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में नंबर ऑफ एफ। अब बताइए एफ कितना दिया है, एफ में 2 एलिमेंट है, इंटरसेक्शन एफ सर नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा, तो बताइए ई और एफ में क्या कॉमन है बताइए, तो चलिए एक और, जब भी उभयनिष्ठ निकालना हो ना तो छोटा वाला शुरू करते हैं, तो यही ना छोटा है, मदर फादर सन, देखिए इसमें कहीं दिया है मदर फादर सन, यहाँ पर है, तो ये कॉमन मिल गया, देखिए तो सन फादर मदर, इसमें कहीं दिया है सन फादर मदर, सर ये भी है सन फादर मदर, इसमें कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, ऊपर 2 आ गया, तो 2 बटा 2 यानी 1, इसका प्राइस क्या होगा 1, एन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर, चलिए 75 दिया है सवाल यहाँ पर, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, फैमिली में कितने चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है, ध्यान देंगे, बोले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 चिल्ड्रन की बात की है, यानी चिल्ड्रन माने क्या होगा, इसमें बॉय भी हो सकते हैं गर्ल भी हो सकते हैं, तो आपको प्रायिकता निकालना है किसका, बोथ आर गर्ल्स, दोनों के दोनों लड़की हो, तो दोनों के लड़की होने की प्रायिकता निकालना है, क्या दिया है, यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट इज क्या दिया है गर्ल, सबसे क्या करेंगे इसलिए सिंपल स्पेस बनाएंगे, तो सिंपल स्पेस क्या होगा, मान लीजिए बोले हमारे घर 2 बच्चे हैं, तब दिमाग में क्या आएगा, हो सकता है दोनों लड़के हो, दोनों लड़की हो सकता है एक लड़का हो एक लड़की हो, तो 3 कंडीशन आ रहे हैं आपके दिमाग में, बट यदि हम उम्र का ख्याल रखते हुए बनाए तो कितना कंडीशन आएगा, 4 कंडीशन आएगा, कैसे, हो सकता है कि जो पहला आया हो वो भी क्या हो बॉय हो, दूसरा बच्चा भी क्या हो बॉय हो सकता है पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो सकता है पहला गर्ल हो दूसरा बॉय हो सकता है दोनों के दोनों क्या हो गर्ल, ठीक है। अब बताइए यदि ये पेयर हुआ तो इसमें यंगेस्ट कौन है, तो हई वाला है यंगेस्ट, यानी छोटा, ध्यान देंगे जो छोटा यानी उसका जन्म बाद में हुआ होगा, चलिए कोई बात। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये आ गया सिंपल स्पेस, इसमें बोला गया है किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है दोनों के दोनों गर्ल हो, तो इस दोनों के दोनों गर्ल हो इसको इवेंट ई मान ले, तो इवेंट ई माने क्या हुआ, दोनों के दोनों गर्ल हो, तो यानी क्या होगा इसमें मात्र कंडीशन है क्या जी जी, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है, इस इवेंट को हम एफ मान लेते हैं, तो बोला गया यंगेस्ट इज गर्ल, छोटी क्या हो लड़की हो, तो इसमें छोटी क्या लड़की है ना, इसमें छोटा बॉय, इसमें छोटी वाली लड़की है, पहले बॉय थे फिर गर्ल था, यहाँ बी थी, देखिए तो इसमें छोटी वाली बॉय है, इसमें भी छोटी वाली लड़की है, तो ये भी इसमें आएगी, ठीक है क्लियर। अब बताइए हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ दिया गया हो, तो पी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ, ऐसे बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज बीन ऑकर्ड, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज बीन गिवन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एफ। अब तो इसमें एफ कितना है, तो सर एफ में 2 एलिमेंट तो 2 लिख दिया, अब इंटरसेक्शन एफ तो नहीं दिया, तो निकालेंगे, तो बताइए दोनों में उभयनिष्ठ कितना आएगा, मात्र एक आएगा, कौन, ये वाला, यहाँ पर लिख दिए एक, यानी 1/2, तो यानी कितना परसेंट होगा 50%, इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी 60%, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर यहाँ पर द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन इतना एंड इतना, अब दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच कोण निकालना है, चलिए इसमें लिखते हैं, तो सवाल क्या है यहाँ पर, सबसे पहला बात बताइए, 2 स्ट्रेट लाइन के बीच कोण निकालना होता है, क्या करते हैं उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है याद कीजिए, पढ़े चलो x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में x के साथ कुछ भी गुणा में नहीं होता है, सिर्फ 1 होता है, x का कोएफिशिएंट क्या होता है 1 होता है, बट यहाँ सर 2 है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाएंगे, तो हम लिख सकते हैं x बटा 1/2
इसे कर सकते हैं y बटा 1/3, इसे कर सकते हैं z बटा -1, ये क्या गया लाइन 1 का ले लिया लाइन 1, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसे हम कर सकते हैं x बटा 1/6, इसे कर सकते हैं y बाई -1 और इसे कर सकते हैं z बाई -1/4, ये क्या गया लाइन, ठीक है। अब दो लाइन के बीच कोण निकालना है, तो यदि cos का फॉर्मूला क्या था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। बट जब भी दो को बीच कोण निकालना है और ऑप्शन में कहीं 90 डिग्री दिखाई दे तो क्या करेंगे, आगे ये वाला पोर्शन निकाल लेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यदि इसका मान 0 आ गया यानी कोण 90 डिग्री होगा, आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इतना निकाल देते हैं। a1 का मान कितना है 1/2, a2 का मान है 1/6, ये गुणा करने में कितना आएगा 1/12 यानी 1/12। हाँ देखिए इसे गुणा करते हैं b1 b2 तो प्लस माइनस माइनस और ये आएगा 1/3 से 1/3, है कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 1/4 से 1/4, ठीक है। इस सब का एलसीएम कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 12 को 12 यानी 1 माइनस 3 चौका 12 तो 4 और ये कितना आएगा 4 3 12 यानी 3, तो 3 1 4 4 में 4 0, 0/12 क्या होगा 0। जब इसका मान 0 आ गया यानी कोण कितना आएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80%, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो जेड पर होता है 1 बाकी सब 0, तो जेड एक्सिस यानी ये वाला जेड पर 1 बाकी सब क्या हो 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी 80%। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में तो x और y का तो मान रहेगा लेकिन z का मान 0 होगा, तो z का मान 0 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा b, तो b बराबर हो गया। If A, B, C are coplanar, then the scalar triple product वेक्टर A यहाँ वेक्टर B यहाँ वेक्टर C होगा, क्या होगा, तो इसका मान 0 होगा, क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा A 80%। अगला क्वेश्चन, इफ वेक्टर A बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर B बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, देन वैल्यू ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं लोग, तो i के साथ i गुणा करते हैं तो 2 एकम 2, j के साथ j यानी -1, k के साथ k यानी 3, तो कितना गया 3 2 5 में से गया 4, यानी ऑप्शन नंबर होगा ए 80%, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, जो आज आप लोग टेस्ट दिए हैं लोग उस टेस्ट के पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग का पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन सही होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।